हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स का जो डेली सीरीज चल रहा है उसी पे हम लोग बात करेंगे। और बात करें तो इसमें आज आपको हम रिवाइज कराने वाले हैं, और रिवाइज उस टॉपिक से होगा जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अगर इसे आप कंप्लीट करेंगे तो पक्का एक दो प्रश्न यहाँ से रहेगा तो रहेगा। ठीक है, हम बीच में इसको डाले हैं ताकि आपको दोनों फ़ायदा हो, करंट का भी फ़ायदा हो और आपका रिवाइज भी फ़ायदा हो, क्योंकि रिवाइज जो हम देने वाले हैं उससे बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे ही। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमारा जो है, पहला प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए। कहता है कि कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता। कोरिया ओपन जो मेंस डबल होता है, यानी कि दो लड़के जो खेलते हैं डबल गेम के अनुसार, तो उसमें भारत का कौन सा जोड़ी है जो जीता और किसको हराया। तो बात किया जाए कि किसने जीता, तो ऑप्शन ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सात्विक साईराज हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा चिराग सेठी। चिराग सेठी हो जाएगा और सात्विक साईराज हो जाएगा। ठीक है, इसका ए ऑप्शन है। लेकिन अगर देखा जाए इसमें कि कोरिया ओपन में किसको हराया इन लोगों ने, तो देखिएगा ये हारे कौन, फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान आर्डियान। ठीक है, मोहम्मद आर्डियान। तो याद रहना चाहिए कि ये लोग हार गए थे। ये प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि ऐसे ऐसे जैसे टेनिस से बहुत सारे हैं, चार जो टेनिस खेले जाते हैं उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद इस तरह से प्रश्न कभी कभी आने लगे हैं और इस पे गौर करना चाहिए। तो कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक जो जीता वो भारत का कौन सा दोनों जोड़ी था, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं और देश का होता तो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। इसलिए देखिएगा सात्विक साईराज और दूसरा नाम होता है चिराग सेठी का। ठीक है, चलिए इसका थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग देखते हैं। देखिए, नया संसद भवन जो बना, इससे पक्का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आपने 68 या 67 बीपीसी आपने दिया है तो इसमें एक प्रश्न ज़रूर पूछा गया था। आप लोग अगर दिए होंगे तो यही क्वेश्चन था, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे नया संसद की अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, तो कहा जाता है कि इसमेमें लागत कितना लगा। अगर खर्चा की बात कर दिया जाए कि इसमें कितने बजट इसमें खर्च किए गए, तो देखिए लागत की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो 971 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए हैं। 971 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको जुबानी रखना चाहिए ताकि यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए। तो 971 करोड़ रुपये का लागत हुआ हमारे नए संसद भवन के निर्माण के लिए। ठीक है, बात करते हैं कि इसका एरिया कितना है। अगर इसका एरिया की बात कर दिया जाए तो इसका एरिया कितना हो जाता है। ठीक है, एरिया तो देखिए 65,000 वर्ग मीटर हुआ। अगर इसके एरिया की बात कर दिया जाए तो कितना हो जाता है, 65,000 वर्ग मीटर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था, डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो डिज़ाइन की अगर बात कर दिया जाए, डिज़ाइन की, तो देखिएगा HCP डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड इसने तैयार किया था, और ये कंपनी कहाँ की, अहमदाबाद की है। ठीक है, इसी ने क्या किया था, इसने डिज़ाइन किया था। और बात किया जाए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट था, क्या हो जाएगा, टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, और देखिए पार्ट कहता है यहाँ पे, और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो पूछा गया था हमारे बीपीएससी के एग्ज़ाम में, वो है यहाँ पे पार्ट क्या हो जाएगा, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इसी का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगर बात कर दिया जाए कि इस संसद भवन का निर्माण कब से प्रारंभ हो गया, तो यहाँ पे देखिए निर्माण प्रारंभ की अगर बात कर दिया जाए तो 20 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होता है। 20 दिसंबर 2020 से, 20 दिसंबर 2020 से इसका निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ और भी है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये है अभी हाल ही में जो 28 मई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है, इसका उद्घाटन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है डेट। तो डेट की अगर बात कर दी जाए तो 28 मई
2023 की बात है, ठीक है। यहीं पे उन्होंने क्या किया था, उद्घाटन किया था। और देखिए पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ये हुआ था। और बात किया जाए शिलान्यास की, अगर शिलान्यास की बात किया जाए तो शिलान्यास भी आपके भारत के मतलब प्रधानमंत्री ही किए थे, भारत के प्रधानमंत्री। और ये कब हुआ था, तो 20 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास कब हुआ, 20 दिसंबर 2020 को। और यहीं से प्रारंभ होता है बनने की प्रक्रिया, जो अभी हाल ही में मतलब समझिए कि 28 मई 2023 को इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसका एरिया कितना है, तो देखिए 65,000 वर्ग मीटर में है, ठीक है, 65,000 वर्ग मीटर में है। तो ये आपको याद होना चाहिए और याद रखिएगा इसको, ज़्यादा है नहीं, इतना ही से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ में ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि भारत ने कॉर्बेट आईएनएस कृपान, क्या कहता है, कॉर्बेट आईएनएस कृपान किस देश को क्या किया, सौंप दिया। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, हम ही लोग खुद करते हैं, कितना आदमी मेहनत कर लेता है, ठीक है। तो सौंप दिया, भारत ने कॉर्बेट आईएनएस कृपान किस देश को सौंप दिया, ठीक है, किस देश को सौंप दिया तो पूछा जा सकता है। और भारत का क्या था, आईएनएस कृपान था, ठीक है। तो किस देश को सौंपा गया, तो देश की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कंट्री हो जाएगा, वियतनाम हो जाएगा। आईएनएस कृपान जो है वो भारत ने सौंपा, किस देश को सौंपा, तो वियतनाम को सौंपा, ठीक है, वियतनाम को सौंपा। चलिए कुछ डिस्कशन हम लोग देख लें। और देखिए हम जो लाए हैं अभी फ़िलहाल आपके लिए, जो कुछ रिवाइज हो जाए तो समझिए कि आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2-3 प्रश्न आराम से यहाँ से आज के जो क्वेश्चन है यहाँ से पक्का 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए बिहार में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, हर चीज़ का एक लक्ष्य निर्धारित था। 1 या 2 प्रश्न, 1 प्रश्न पक्का पूछ दिए जाते हैं, इसलिए हम सोचे हैं कि इसको बारी बारी से टोटल का टोटल करा देंगे। तो चलिए ये देखते हैं, विष्णुपद मंदिर के पास फल्गु नदी में रबर डैम है, रबर डैम, इसको पूर्ण करने का लक्ष्य कब रखा गया, कब तक इस रबर डैम का निर्माण कार्य मतलब हो जाएगा, इसका लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य पूछा जा सकता है, अगस्त 2022 तक इसका लक्ष्य है, ठीक है। जो फल्गु नदी में आप देखेंगे रबर डैम का निर्माण किया गया, तो इसका लक्ष्य रखा गया कि 2000, देखिएगा यहाँ पे 2000 अगस्त 2022 तक हम इसको पूर्ण कर लेंगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को, ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में, सिंगल यूज प्लास्टिक को कब पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक। तो देखिए क्या लिखा है, 1 जुलाई 2022 को इसका लक्ष्य है। 1 जुलाई 2022 को मतलब हो गया उस समय, फिर भी मतलब होता रहता है चोरी चुपके से, लेकिन लक्ष्य अगर है तो आपको टोटल एकदम कंप्लीट जो डेट है वो याद रखना पड़ेगा। जैसे डेट क्या कहता है, 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 जो है याद रहेगा तभी बन पाएगा, क्योंकि जुलाई में 2, 3, 6 ऐसा ही दे देगा, तो इसलिए 1 जुलाई 2022 को ये डेट याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए पूछता है कि मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य कब तक है, मनरेगा के तहत। इसके पहले अगर देखा जाए तो ये मतलब बाद में गांधी जी के नाम पे हो गया, इसके पहले इसका नाम था नरेगा, ठीक है। 2009 में महात्मा गांधी के नाम पे हो गया मनरेगा, ठीक है। और इसी में यानी कि समझिए कि ये भारत का सबसे व्यापक एक योजना है जहाँ पे 100 दिन का ग्रांटेड मतलब रोज़गार मतलब दिया जाता है। अन्य राज्यों के द्वारा वहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, अतिरिक्त भी रोज़गार की प्रावधान कर दिया जाता है। जैसे राजस्थान की बात कर दिया जाए तो 25 दिन एवज में दिया है, मतलब अधिकतर दे दिया है, ठीक है। तो ये देखिए मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव सृजन करने का लक्ष्य रखा गया, कब, तो 2022 और 23 में, ठीक है, 2022 और 23 में। प्रतियोगिता दर्पण जरूर आप लोग पढ़िए, प्रतियोगिता दर्पण हो गया नहीं तो क्रॉनिकल हो गया, दोनों में कोई ना कोई एक बार पढ़िए और एकदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको करंट को बहुत अच्छा बनाएगा, बेहतर बनाएगा आपके करंट को। तो आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। कहता है कि मनरेगा के तहत 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य है। या जीविका की सहयोग से
दीदी की पौधशाला योजना के तहत, ठीक है, यानी कि जीविका जो चल रही है वो दीदी की प्रयोगशाला जो है उसी के तहत लगभग कितने, तो 2 करोड़ पौधारोपण करने का लक्ष्य है। यानी कि बिहार में 2 करोड़ पौधा को रोपने का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया, और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग दीदी की जो प्रयोगशाला है जो जीविका के माध्यम से होगी उसकी बात किया जाए। तो लक्ष्य की अगर बात कर दिया जाए तो हो जाएगा 2022 और 23। लक्ष्य क्या हो जाता है, 2022 और 23 हो जाता है, ये होता है लक्ष्य। उसके बाद देखिएगा अगला कहता है कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने का लक्ष्य कब तक है। कहता है कि 6000, देखिए 6000 किलोमीटर कहता है, नए ग्रामीण सड़कों का जो निर्माण होगा कब तक होगा, तो 2022 और 23 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 2022 और 23 तक इसका, देखिए 2022 और 23 तक इसका क्या है, लक्ष्य रखा गया है। फिर अगला हम लोग देखते हैं, कहता है अगला कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है, ये था मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो 6000 किलोमीटर की बात किया था। ठीक है, और ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2500 किलोमीटर, इसमें हो जाएगा 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा, 2500 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का। और बात किया जाए कि अगर मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो यहाँ पे देखिए 6000 किलोमीटर नए ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा। और इसकी लक्ष्य की अगर बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, 2022-23 हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्य क्या हो जाएगा, 2022-23 तक इसको कंप्लीट कर दिया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक है। जैसे होता है सोलर ऊर्जा जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बिजली खपत का 10% जो है किससे करना है, सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का, जैसे सूरज के द्वारा जो आपको प्लेट जो बनाई जा रही है उसी के माध्यम से 10% का एक लक्ष्य किया गया, और वो लक्ष्य है 2023 तक। क्या हो जाएगा, देखिए 2023 हो जाएगा, लक्ष्य इसका क्या हो जाएगा, 2023 हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक है, ये मार्च 2023 हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि पश्चिमी कोसी नहर परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य जो है वो है 2023 तक। कब तक होगा, तो लक्ष्य की अगर बात कर दी जाए तो लक्ष्य 2023 तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि राजगीर और बोध गया को, देखिए राजगीर और बोध गया को, ये सब चीज़ें जो साइट है, जो जगह है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे राजगीर और बोध गया की बात कर रहा है और कह रहा है कि 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का लक्ष्य कब तक है, जून 2023 तक। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन बनता है, कहता है कि राजगीर और बोध गया मतलब 24 घंटे और किससे, सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने का जो लक्ष्य है वो जून 2023 तक है, इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जून 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, 24 घंटे सौर ऊर्जा से बिजली की प्राप्ति का। कहाँ पे, राजगीर और बोध गया में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, विष्णु पद मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य कब तक है। देखिए एक बार और देखिए, यहाँ पे कहता है विष्णु मंदिर का जो मंदिर के सामने जो फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का एक जो लक्ष्य है, जैसे फल्गु नदी है कि हमेशा उसमें पानी भरा ही रहे, पानी ही रहे, तो इसका जो लक्ष्य है कब तक किया गया, तो लक्ष्य की बात किया जाए तो देखिए क्या है, अक्टूबर 2023 तक है। क्या हो जाएगा, अक्टूबर 2023 तक, अक्टूबर 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद है नेक्स्ट, पटना मेट्रो रेल परियोजना कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य कब है। जैसे पटना में अभी देखेंगे, पटना में अगर आप लोग होंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और उसको पूर्ण करने का लक्ष्य 2024 में रखा गया है। 2024 में यानी कि सितंबर 2024 में यह पूर्ण रूप से बन के तैयार हो जाएगी और प्रारंभ हो जाएगा। 24 यानी कि कब से, तो सितंबर 2024 नेक्स्ट ईयर से। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला जो है, कहता है कि बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य। देखिए प्रीपेड मीटर लगाने वाला जो है भारत में की अगर बात किया जाए तो ये जो बिहार है वो पहला आपका राज्य हो जाएगा और यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए कि बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो आपका कितना हो जाएगा, मार्च 2025 तक। यानी कि मार्च 2025 तक बिहार के हर घर में प्रीपेड मीटर को लगा दिया जाएगा।
तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट आपके रिवाइज के लिए होता रहेगा, बाकी करंट का बेहतर मटेरियल भी इसमें रहेगा। तो हम चाहते हैं कि जो रिवाइज है, और सबसे बड़ी बात है कि जो कहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न, हम वहीं पे बात करेंगे, वहीं से रिवाइज आपको कराएंगे। बाकी आप भी खूब मेहनत करिए, आप भी खूब पढ़िए, खूब मतलब समझिए कि काफ़ी मेहनत करिए, और शेट वेट भी बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और जितना हो सके करंट का प्रतियोगिता दर्पण को रिवाइज करिए, क्रॉनिकल को रिवाइज करिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना, देखिए क्या कहता है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई। ठीक है, क्या हुआ, किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी गई। ठीक है, स्कूटर, देखिए एक बार फिर देखिए, मिशन शक्ति स्कूटर योजना, मिशन शक्ति क्या है, स्कूटर योजना। तो क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर की बात कर दिया जाए तो हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी, उड़ीसा हो जाएगा। और यहीं पे देखिए चिल्का झील आपको मिलेगा। ठीक है, यहीं पे क्या मिलेगा, चिल्का अगर झील की बात कर दिया जाए तो यहीं पे मिलेगा। ठीक है यहीं पे, तो ये जो उड़ीसा है उसी को मंजूरी दिया गया, क्या है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना। ठीक है, मिशन शक्ति स्कूटर योजना याद रखेंगे आप। थोड़ा सा इसमें हम लोग कर लेते हैं इसका डिस्कशन। देखिए इसमें क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है इसमें, देखिए आईपीएल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी 2023 में जो आईपीएल हुआ है उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और यही वजह है कि मैंने सोचा कि एक बार आपके सामने आपकी सरसरी निगाहों से अगर निकल जाए तो कहीं ना कहीं अगर प्रश्न आता है तो आपसे पक्का बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कहता है कि आईपीएल अवार्ड का विनर जो 2023 है उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे कि बहुत वीवीआई है। जैसे में इसका विजेता कौन है, आईपीएल 2023 का अगर विजेता की बात कर दिया जाए तो कौन हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन हारा कौन, तो जो उप विजेता होता है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो उप विजेता कौन हो जाएगा, तो गुजरात टाइटंस हो जाएगा। ठीक है, चेन्नई क्या हुआ, जीता, और गुजरात टाइटंस क्या हो गया, उसमें हार गया। ठीक है, जीता कौन आईपीएल, तो जीता कौन, चेन्नई जीत गया। अगर बात हो कि उप विजेता कौन बना, तो गुजरात टाइटंस हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ऑरेंज कप का विजेता कौन है, ऑरेंज कप का विजेता कौन है, तो शुभमन गिल हो जाएगा। कौन नाम हो जाएगा, शुभमन गिल। ऑरेंज कप का जो विजेता है वो शुभमन गिल हो जाएगा। ठीक है, शुभमन गिल हो जाएगा। अगर बात करते हैं हम लोग पर्पल कैप जो विजेता है, पर्पल कैप का जो विजेता है उसका नाम क्या है, तो पर्पल कैप का विजेता कौन हो जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट उसको याद रखना चाहिए। ये हो जाएगा मोहम्मद शमी। ठीक है, ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मोहम्मद शमी नाम हो गया इनका। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में हम लोग अगला देखते हैं। कहता है कि सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का अवार्ड किसको मिला, इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के का लगाने का अवार्ड किसको मिला, तो देखिएगा फफ डू प्लेसिस नाम है इनका, फफ डू प्लेसिस नाम है। ठीक है, और इन्होंने छक्के कितने लगाए थे, तो 36 छक्के लगाए थे। कितने लगाए थे, तो 36 छक्के लगाए थे। अब बात करते हैं हम लोग अगला। इसमें कहता है कि सबसे ज़्यादा चौका कौन लगाया था, चौके का अवार्ड किसको मिला। छक्का का तो आप देखिए प्लेसिस हो गया, और बात किया जाए चौका का तो देखिए शुभमन गिल हो जाएगा, शुभमन गिल हो जाएगा। और इन्होंने कितने चौके लगाए, तो 85 यानी कि 85 चौके इन्होंने क्या किया था, जड़े थे इसमें। ठीक है, चलिए और देखते हैं अगला। कहता है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन कौन जीता। कहता है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का मतलब जो अवार्ड मिला किसको मिला, तो शुभमन गिल को हो जाएगा। ठीक है, शुभमन गिल को हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग इंटरेस्टिंग है गेम्स में तो ज़रूर ये सब देखा करिए, ताकि अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा चीज़ें नहीं भूल पाएंगे। बहुत सारा चीज़ें ऐसे भी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आपसे बन जाएगा, अगर आपको इंटरेस्ट है इस सब चीज़ में, तो मैच वगैरह में। तो क्या आप कहता है अगला, कहता है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच किसको बनाया गया। तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है इसके बारे में भी पूछा जाता है, कौन हो जाएगा, डेवोन कॉनवे हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डेवोन कॉनवे हो जाएगा, डेवोन कॉनवे हो जाएगा। अब देखिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। कहता है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन जीता भाई, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन जीता। तो ये देखिए यशस्वी जायसवाल हैं, यशस्वी जायसवाल हैं, इनका नाम है यशस्वी जायसवाल। ठीक है, इनका नाम क्या हो जाता है, यशस्वी जायसवाल हो जाता है। चलिए कहता है कि सीजन का इलेक्ट्रिकल स्ट्राइकर कौन बना,
ठीक है, इस सीजन का इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर कौन बना, तो कौन हो जाएगा, ग्लेन मैक्सवेल हो जाएगा। अगर स्ट्राइकर की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ग्लेन और मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नाम हो जाता है इनका, ग्लेन मैक्सवेल। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि बेस्ट कैच ऑफ द सीजन, क्या क्या कहता है, कैच, बेस्ट कैच ऑफ द सीजन का खिताब किसको मिला, तो देखिए राशिद खान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, राशिद खान हो जाएंगे। ठीक है, राशिद खान को ही ये मिला बेस्ट कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड। उसके बाद हम लोग देखते हैं फेयर प्ले अवार्ड कौन जीता है, फेयर प्ले अवार्ड कौन जीता है, तो फेयर प्ले अवार्ड की अगर बात कर दिया तो देखिए दिल्ली कैपिटल जीता, जिसका कप्तान कौन था, डेविड वार्नर। ठीक है, कौन हो जाएगा, डेविड वार्नर। उसके बाद देखिए इसमें लिखा गया है कि गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन बना, गेम चेंजर ऑफ द सीज़न कौन बना, तो यहाँ देखिएगा शुभमन गिल को बनाया गया, शुभमन गिल को ये पुरस्कार दिया गया। और उसके बाद अगर बात करें कि सीज़न का सबसे लंबा छक्का किसने मारा, इस सीज़न का सबसे लंबा छक्का किसने मारा, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, फॉफ डू प्लेसिस हो जाता है, फॉफ डू प्लेसिस इस सीज़न का सबसे लंबा छक्का मारा। अगर बात कर दिया है कितना मीटर थे, 115 मीटर उसके बल्ब गए थे। ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको आप ज़रूर एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, बार बार देख लीजिए, या तो अगर डिस्कशन आपके ग्रुप में हो रहा है तो इसको ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न की संभावना ज़्यादा है। चलिए चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल कहता है कि सेमिकॉन इंडिया 2023 का, किसका, सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा। ठीक है, भारत के किस राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा, तो किसका, सेमिकॉन इंडिया का, सेमिकॉन इंडिया का आयोजन भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो आयोजित किस राज्य में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये राज्य हो जाएगा आपके गुजरात। ठीक है, 4 का ए आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होता है गुजरात, और यहीं पे इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए कुछ और भी हम लोग इसका डिस्कशन देखते हैं। एक चीज़ और भी है, अगर मतलब जो सिलेक्टेड है आपके सामने, अगर हम देखें, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत सारे आप लोग पढ़ रहे होंगे। बीपीएससी दारोगा जो करंट बहुत सारे लोगों से पकड़ा नहीं जाता, इसके पीछे एक रीज़न होता है, हम बहुत सारे चीज़ों को मतलब पढ़ना शुरू कर देते हैं। मतलब ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं होता है, कहीं ना कहीं इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। हाँ, प्रश्न जैसे इसमें एक सिचुएशन बन जाती है, जब आप कमीशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या है, और पढ़ने के साथ साथ आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमें छोड़ना क्या है। अगर आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई तो समझिए कि आप फाइट कर जाएंगे। पढ़ने के साथ साथ आपको छोड़ने की अगर बात आ जाए तो समझिए कंप्लीट कर जाएंगे। एक चीज़ और भी होता है, पता है, इनकार करना बड़ा मुश्किल चीज़ होता है। जैसे होता है लालच हो जाता है, कहने का मतलब है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके साथ ही आपका रूममेट कोई पढ़ रहा हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आप उसी के धरे में चले जा रहे हैं, तो आप अपना एक टारगेट बनाइए, क्योंकि बीपीएससी ऐसे नहीं प्रश्न पूछ लेता है। अगर आप यूपीएससी की स्टैंडर्ड देखेंगे या आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बनाने वाले जो इसका मतलब पैटर्न है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, वो भी सोचते हैं, उनका भी समझ होता है, वो भी चाहते हैं कि हमारे समझ का लेवल कोई लड़का मिले। और देखिए कितना होता है, 2.5-3 लाख लोग अगर बीपीएससी का फॉर्म डालेगा, अगर मानते हैं कि हमारे यहाँ अगर 400 सीट है तो 400 गुने 10 कर दीजिए, 10 गुना ही रिजल्ट देगा, कितना कम हो जाता है। तो सीरियस स्टूडेंटों की संख्या कितनी होती है, लगभग 25-20 हज़ार, उसी में रिजल्ट आता है। अब तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। तो आपको सिलेक्टेड मतलब इस तरीके से नहीं, मतलब समझिए कि थोड़ा गहराई से पढ़िए, और ये समझ के पढ़िए कि हमको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, तब समझिए कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है। देखिए कहता है कि भारत में बिहार की कौन ऐसी फसलें हैं जिनका स्थान भारत में, कौन सा स्थान है बिहार का, तो उससे प्रश्न पूछा जाता है और हमेशा पूछा गया है। ठीक है। और कृषि पहले बहुत ही ज़्यादा डेवलप था, यानी कि कृषि बात कर दी, हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो कृषि से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते थे। यानी कि अगर मेंस की बात कर दे तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और पीटी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि धान, गेहूँ और फल के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, तो बात कर दिया जाए तो 6ठा स्थान हो जाएगा। देखिए 6ठा स्थान हो जाता है धान, गेहूँ और फल में।
धान, गेहूं और फल में। अगर बात कर दी जाए तो एक चीज़ और देखिएगा, हमने यहाँ पे कहा था कि बिहार का प्रमुख फसल क्या है, चावल का उत्पादन। और जहाँ जहाँ चावल का उत्पादन सर्वाधिक होगा वहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा विस्फोट करेगी। जैसे अगर पूरी दुनिया की बात किया जाए तो चाइना में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है और जनसंख्या भी अगर देखेंगे वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा होता है। अगर बात कर दें कि दूसरा अगर स्थान चावल के उत्पादन में देखें तो सबसे ज़्यादा किसका है, भारत का है। लेकिन 2021 का डाटा ये कहता है कि चाइना से कहीं ज़्यादा हमने अपनी जनसंख्या को बढ़ाया है, लगभग 142 करोड़। सोच के देखिए इतनी सारी जनसंख्या है और इन सारी जनसंख्या में आपकी जो बेरोज़गारी है, आपका जो समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, कंटिन्यू 8 से 10 घंटा अगर मेहनत करते हैं तो पक्का 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन 8 से 10 घंटा कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी को ऐसा मेहनत करिए कि 4 घंटा ही मेहनत करिए, लगे कि हमने 10 घंटा पढ़ लिया। तो 10 घंटा जैसे 4 घंटे की मेहनत में आपको 10 घंटे का पढ़ाई लगे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका तन मन जो है सब एकाग्र हो जाए। एकाग्रता आपके ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पढ़ रहे होते हैं लेकिन दिमाग कहीं और चला जाता है, सोचने लगता है। क्योंकि दिमागों का आपके शरीर के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि लगभग 90% स्टूडेंट होते हैं जिनका दिमाग उनके शरीर के साथ नहीं होता। यही वजह होता है कि उनके दिमाग में बहुत सारे चित्र चलते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। तो ख्वाब में जो लोग डूब जाते हैं वो एकाग्रता नहीं मानी जाती। राजेंद्र प्रसाद को देखिए, हम लोगों ने बचपन से सुना था कि जब वो पढ़ाई करते थे तो उनके बगल से ही बारात चला गया, बैंड पार्टी का बारात था लेकिन उनको सुनाई नहीं दिया। वो लीन इतने थे। अगर मानते हैं कि आप किसी चीज़ में डूबते हैं ना, तो ऐसे डूबिए, मतलब ऐसे डूबिए कि कोई चीज़ आपके नज़रों में दिखाई ही ना दे, कोई चीज़ सुनाई ही ना दे। सिर्फ जिसे आप चाह रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं, सिर्फ आपके नज़रों में वही चीज़ें हो। आपके सामने किताबों में जो अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ करंट अफेयर्स ही दिमाग में कुछ देर के लिए 4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन 4 घंटा अगर एकाग्रता से अगर आप पढ़ेंगे तो पक्का ऐसा लगेगा कि 10 घंटा का स्टडी किया। 10 घंटा पढ़िए और उसमें इक्वल टू 0 अगर आउटपुट या कुछ भी मिलता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर खूब मन कर रहा है पढ़ने का तो 4 घंटा पढ़िए, लेकिन एकदम मस्त पढ़िए और 4 घंटा में ना मोबाइल का इस्तेमाल करिए, ना कोई चीज़ का इस्तेमाल करिए, ना दिमाग में बाहरी चीज़ों को आने दीजिए और घर की समस्या और अपनी समस्या को बिल्कुल नहीं आने दीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा देखिए सारे स्टूडेंटों में अपनी समस्या सबसे ज़्यादा होती है। तो समस्या से बीपीएससी को कोई मतलब नहीं है। अगर आप देखते हैं कि बहुत सारा प्रॉब्लम के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में उलझ गए हैं तो उलझने तो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, लेकिन बात यह है कि उलझनों से उसको क्या फ़ायदा। हो सकता है उलझने आपको फेल करा दे, उलझनों से इंसान फाइट ना कर सके, लेकिन दोष देने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपको बहाना करने का वो लोग कहेंगे कि बहाना कर दिया, ठीक है। आप अपने घर वाला को किसी को बोलेंगे तो सबसे ज़रूरी है कि क्यों ना हम 6 महीने के लिए या अभी एग्ज़ाम तक 2-3 महीने के लिए पूरा बढ़िया से एकाग्र होकर के पढ़ लें ताकि रिजल्ट बन जाए। क्योंकि ये मौका फिर दोबारा नहीं आएगा, लेकिन तब तक आपकी स्थिति बहुत ही अलग हो जाएगी। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या कहता है कि मक्का और सब्जी के मामले अगर बात किया जाए, मक्का और सब्जी में, तो देखिएगा मक्का और सब्जी में इसका स्थान होता है, तीसरा स्थान होता है। अगर बात कर दी जाए तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन अमेरिका में होता है। और देखिए अमेरिका में जो होता है ना, जो वहाँ पे सूअर लोग पालते हैं और बड़ी प्यार से वो लोग, समझिए कि यहाँ के जो लोग पालते हैं वो एक अलग कैटेगरी जाति के लोग पालते हैं, लेकिन वहाँ पे शौक़ से लोग पालते हैं। और यही वजह होता है कि वहाँ पे लोग पोर्क भी खाते हैं। कहने का मतलब है कि अर्जेंटीना की अगर बात कर दिया जाए तो वहाँ पे मक्का का उत्पादन तो सर्वाधिक होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं ना कि इसको मतलब ये खाद्य के रूप में सूअरों को खिलाया जाता है, जिससे मीट ज़्यादा होता है। और यही वजह होता है कि अर्जेंटीना क्या करता है, डिब्बा बंद मीट का उत्पादन करता है और पूरी दुनिया में वहाँ से सबसे ज़्यादा उसका सेलिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, सब्जी के अगर मामले में अगर बात कर दिया जाए तो सब्जी के उत्पादन में अगर पूरे भारत में बात किया जाए तो किसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो ये हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर बिहार की बात कर दिया जाए तो पटना और ये क्या बोलते हैं नालंदा में सब्जियों का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मखाना और लीची में पूरे भारत में हम नंबर 1 पे हैं। मखाना और लीची में प्रथम स्थान हमारा है। अगर मखाना की बात करें तो सर्वाधिक मखाना कहाँ होता है, तो दरभंगा हो जाएगा। और लीची की अगर बात कर दिया जाए तो आपको मुजफ्फरपुर का एरिया हो जाता है। अगर मुजफ्फरपुर में देखें तो चंपारण का एक मेहसी जगह है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, ठीक है।
लीची का। और देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं आम का, आम के उत्पादन में हमारा बिहार तीसरा स्थान पे है। आम के उत्पादन में हमारा बिहार तीसरा स्थान पे है। अगर भारत की बात कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखना होगा। देखिए जूट एवं मेस्ता की अगर बात कर दी जाए, जूट और मेस्ता की बात कर दी जाए तो देखिएगा जूट के उत्पादन में हमारा जो बिहार है उसका द्वितीय स्थान है। लेकिन अगर भारत में पहला स्थान पूछ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। लेकिन पूरे विश्व की अगर बात कर दिया जाए कि पूरे विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो ये बांग्लादेश का हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, फूल गोभी भिंडी और आलू के मामले में, फूल गोभी भिंडी और आलू के मामले में हम भारत में देखिए तीसरे स्थान पे हैं। ठीक है, तीसरा स्थान है। और ये देखिए यहाँ पे मशरूम और सूरजमुखी के मामले में भी तीसरा स्थान है। नया डाटा मतलब ये है, सब देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा आप अपने ग्रुप में या तो खुद से रिवाइज करिए इसको, ताकि आपको यहाँ से एक प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है। क्योंकि इसलिए सिलेक्टेड हम सोच रहे हैं कि सिलेक्टेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा करा दे ताकि क्वेश्चन आप वहाँ अच्छा बना के आइए। और सबसे ज़रूरी है कि 4 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, 4 सब्जेक्ट पे, यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मत्स्य के मामले में यानी कि मछली उत्पादन में अगर बात किया जाए तो बिहार का कौन सा स्थान है, तो मछली के उत्पादन में बिहार का स्थान चौथा है। अगर बात कर दी जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा मछलियों का उत्पादन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाता है। अगर बात की जाए कि बिहार में मछलियों का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा जिला करता है, तो देखिए मधुबनी और दरभंगा करता है, उसमें मधुबनी का स्थान प्रथम है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। कहते हैं कि भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाला मुख्यमंत्री कौन है। कहता है कि भारत में कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो दूसरा स्थान रखता है भाई कि सबसे लंबा समय तक इनका कार्यकाल रहा। उसमें ऑप्शन की बात कर दिया जाए तो आप, मुझे लगता है कि आप लोग जानते ही होंगे, नवीन पटनायक हो जाएंगे, ज्योति बसु हो जाएंगे, पवन कुमार चामलिंग हो जाएंगे, नीतीश कुमार हो जाएंगे। ठीक है, तो पाँच क्या कहता है, तो 5 कहता है ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पवन कुमार चामलिंग, यही इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाता है चामलिंग का। और कहा जाता है कि ये सिक्किम के मुख्यमंत्री है। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? सिक्किम के मुख्यमंत्री है। ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। ठीक, अगर बात किया जाए कि पहला स्थान किसका है, तो ज्योति बसु का हो जाएगा। और ज्योति बसु कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ देखिए आप पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। ठीक है, और बात कर दिया कि मुख्यमंत्री, देखिए 8वीं बार इन्होंने शपथ ग्रहण किया, नीतीश कुमार ने 8वीं बार। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, 8वीं बार शपथ ग्रहण इन्होंने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पवन कुमार चामलिंग, जो भारत के दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनका शासन बहुत ही लंबा रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका, ज्योति बसु का। ठीक है, चलिए अगला हम इसका कुछ डिस्कशन देखते हैं। ये यहाँ से प्रश्न पक्का आपको 1-2 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। एक बार फटाफट आप लोग रिवाइज कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे। और मेरा मानना है कि कम से कम आप क्वेश्चन इसे छोड़ के तो नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। कॉमन क्वेश्चन याद रखिए कि बिल्कुल आपको गलत नहीं करना है। कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बिहार में अगर बात की जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो मैंने इसका अलग से जनसंख्या भी करवाया था, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लेकर के आए हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो जनसंख्या जिलों की हो जाएगी, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, वो हो जाएगा पटना, जो हमारे बिहार की राजधानी है, पटना हो जाएगा। ठीक है, और कहता है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका शेखपुरा। क्या हो जाएगा, शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, क्योंकि आप देखिएगा हमारा भारत जो है, भारत में बिहार का स्थान प्रथम है जनसंख्या घनत्व में। जनसंख्या घनत्व की बात कर दिया जाए तो 1106 हो जाएगा, 1106 हो जाएगा, पूछा गया था बीपीएससी में। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा, तो शिवहर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखते चलिए। उसके बाद कहता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कैमूर भी बहुत अच्छा है, आप जाइएगा तो वहाँ से प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि देखिएगा कैमूर और रोहतास का जो बिंद की पहाड़ियाँ वहाँ पे मिलेगी आपको, जहाँ पे सीमेंट उद्योग काफ़ी डेवलप हुआ। ठीक है, और कैमूर में ही आपको पड़ता है। तो ये पूछा भी गया कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या क्या है, घनत्व कहाँ पे है, तो कैमूर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, कहता है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है,
जहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुष और महिला पढ़े लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर आपको रोहतास में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, तो रोहतास में मिलेगा। और न्यूनतम साक्षरता दर की अगर बात कर दी जाए तो क्या हो जाएगा, ये पूर्णिया हो जाता है। ठीक है, पूर्णिया जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है। ठीक है, पूर्णिया हो जाता है। देखिए पूर्णिया। अगर बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला की बात कर दिया जाए जहाँ पे मतलब लड़कों के मामले में लड़कियों की संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, वो गोपालगंज का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोपालगंज का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला ज़िला कौन सा है, तो न्यूनतम की बात कर दिया जाए तो कौन हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। जिस तरह से हमारे भारत का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है, तो केरल का हो जाएगा। और बात किया जाएगा सबसे कम किसका है, तो हरियाणा का हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए सर्वाधिक गोपालगंज का, सबसे कम किसका हो जाता है, मुंगेर का। मुंगेर वाला पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। पटना हो जाएगा। और कहता है कि न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला की अगर बात कर दिया जाए तो कौन हो जाएगा, समस्तीपुर हो जाएगा। ठीक है, समस्तीपुर यहाँ पे हो जाएगा। और कहता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। गया हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मतलब लास्ट ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन का मतलब संख्या हम बढ़ा लेंगे। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। क्या है, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, जयपुर है, वाराणसी है, चेन्नई है और पटना है। पटना, थोड़ा सा ये पटना लिख दिए हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, चेन्नई हो जाता है। कहता है कि तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया, चेन्नई में किया गया। चलिए इसका कुछ हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, और मुझे लगता है कि अगर दूसरा पूछ दे या बिहार के बारे में पूछ दे तो आपको बेहिचक बनाना पड़ेगा। ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर क्या हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। अगर बात किया जाए कि दूसरा अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, सूरत हो जाएगा। और सूरत आप जाएंगे कहाँ पे मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि वेस्ट गंगा टाउन किसको माना गया है। वेस्ट गंगा टाउन कौन हो जाएगा, वेस्ट गंगा टाउन आपको वाराणसी हो जाएगा। वाराणसी, वेस्ट गंगा टाउन। ठीक उसी तरह से देखिए सबसे स्वच्छ छावनी कौन सा है, सबसे स्वच्छ छावनी कौन सा है, तो देखिएगा अहमदाबाद छावनी हो जाएगा। अहमदाबाद छावनी हो जाएगा जिसमें प्रथम स्थान रखता है। और बात किया जाए दूसरा का तो देखिए क्या हो जाएगा, मेरठ का छावनी हो जाएगा। मेरठ का छावनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्कशन देख लें। नेक्स्ट डिस्कशन है, देखिए उसी का एक छोटा सा भाग था। कहता है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम अनुसूचित, देखिए SC यानी कि न्यूनतम SC जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन हो जाएगा, न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन हो जाएगा, तो देखिए किशनगंज हो जाता है। क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, यानी कि शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब हो जाएगा। यहाँ पे अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या कहता है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, ये सर्वाधिक था जो पश्चिमी चंपारण। और बात कर दिया न्यूनतम का, तो यहाँ पे देखिए खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद। खगड़िया, समस्तीपुर, औरंगाबाद आपको तीनों याद रखना होगा, और इसको VBI देख लीजिए ताकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हम लोग देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। ये पूछा गया था BPSC में, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, मधेपुरा हो जाएगा। ठीक है, मधेपुरा हो जाएगा, जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि 10 सालों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गोपालगंज। गोपालगंज होगा जहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात देखा गया है। ठीक है, गोपालगंज हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला, तो देखिए सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला की बात कर दी है तो ये किशनगंज हो जाता है। किशनगंज हो जाता है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। और बात करेंगे न्यूनतम का तो क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा।
देखिए न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात तो क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाता है। और पूछता है यहाँ पे कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जहाँ पे सबसे ज़्यादा एससी की संख्या होती है वो क्या है, गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गया हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। ठीक है, शिवहर हो जाएगा। तो चलिए एक और हो सकता है कि बस यहीं तक हमारा जो सेशन है समाप्त होता है। आप लोग रिवाइज भी करिए और थोड़ा सा अच्छा से इसकी तैयारी भी करिए। हमारा सेशन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही समझिए कि लाभदायक होगा। ठीक है, और इसकी तैयारी अच्छा से करिए और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी करवाइए और ख़ुद करिए। और कमेंट्स भी अगर आपको कोई प्रश्न का या कुछ भी ऐसा लगता है तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच।